कहने का मतलब है कि कभी कभी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी जो होता है उसमें F1PD में दोनों के लक्षणों के मध्य का कोई लक्षण उत्पन्न होता है। अर्थात लाल और सफ़ेद पुष्प में संकरण कराने पर किस प्रकार के पुष्प प्राप्त हुए? गुलाबी रंग के। कहने का मतलब है क्या है कि लाल और सफ़ेद को मान लो मिक्स कर दिया हम लोगों ने, दोनों को मिक्स कर दिया तो कैसा लक्षण आया? गुलाबी रंग का। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि दोनों के मध्य प्रकार का मध्यवर्ती लक्षण कब आएगा? जबकि कैपिटल आर भी अपना प्रभाव व्यक्त करेगा और स्मॉल आर भी अपना प्रभाव व्यक्त करेगा। कहने का मतलब है कि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर प्रभावी हो गया और स्मॉल आर भी कैपिटल आर के ऊपर प्रभावी होगा। ये बात है, दोनों अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। तो इस स्थिति में मध्यवर्ती प्रकार का लक्षण, इसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। याद रहेगा, दो लक्षणों के मध्यवर्ती प्रकार का यदि लक्षण उत्पन्न होता है तो इस प्रकार की प्रभाविता कैसी कहलाती है? अपूर्ण प्रभाविता। बात आई समझ? आगे बढ़े। इस स्थिति में जब F2PD हम प्राप्त करते हैं, स्वपरागण कराया जाता है गुलाबी पुष्प का कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर दोनों के मध्य यदि संकरण कराया जाए, या हम कहें उसी पादप के मध्य स्वपरागण कराया जाए, तो ऐसी स्थिति में आप यहां पर देखेंगे कैपिटल आर और स्मॉल आर और स्मॉल आर, ये चार प्रकार के संयोजन प्राप्त होंगे। तो इस स्थिति में बताइए ये कौन सा रंग होगा? लाल रंग वाला। और ये चूंकि हमने F1PD में देखा कि दोनों यदि साथ साथ हैं विषम युग्मजीय प्रावस्था में तो कैसा रंग आएगा? गुलाबी रंग। इसी प्रकार ये भी गुलाबी रंग। और स्मॉल आर किस रंग के लिए है? ये सफेद रंग के लिए। तो यह अनुपात क्या हुआ? 1:2:1, 1:2:1 का अनुपात हमें यहां पर प्राप्त हुआ, लक्षण प्ररूप अनुपात। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है क्या? लाल और सफेद रंग जो थे वो F1PD में छुपे रहे या फिर उन्होंने अपना नया संयोजन बता दिया। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। मेंडल के नियमों के अपवाद के अंतर्गत ही अपूर्ण प्रभाविता के अतिरिक्त एक और प्रभाविता देखी गई है जिसे कहते हैं सह प्रभाविता। ठीक है, सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता में क्या अंतर है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं सह प्रभाविता क्या चीज है। देखिए, सह प्रभाविता में दोनों लक्षण साथ साथ अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। और अपूर्ण प्रभाविता में क्या था? दोनों लक्षणों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। कैसा लक्षण प्राप्त होता है? मध्यवर्ती। तो इस स्थिति में जब मैं सह प्रभाविता की बात करूंगा तो यहां पर देखिए, मवेशियों में इस प्रकार की प्रभाविता पाई जाती है, सह प्रभाविता। मवेशी अर्थात जो गाय भैंस जो होते हैं जानवर, तो लाल तो मवेशियों में यदि काले रंग का और सफेद रंग के किन्हीं दो मवेशियों के मध्य यदि संकरण करवाया जाता है, मान लीजिए आर के लिए काले रंग के लिए है कैपिटल आर और सफेद रंग के लिए है स्मॉल आर, तो इस स्थिति में जब संकरण के द्वारा F1PD आएगी तो वह कैसी होगी? कैपिटल आर स्मॉल आर वाली। अब या तो मेंडल के नियम के अनुसार F1PD का रंग कैसा होना चाहिए? काला, या अपूर्ण प्रभाविता जो कि कोरेंस के द्वारा खोजी गई थी उसके अनुसार क्या होना चाहिए? भूरा। कैसा होना चाहिए? क्योंकि काला और सफेद यदि हम मिक्स कर देंगे तो कैसा रंग आएगा? भूरा रंग आएगा।
तो इस स्थिति में यहाँ पर हम देखते हैं कि मवेशियों में ना तो भूरा रंग प्राप्त होता है ना ही काला रंग प्राप्त होता है, वहां पर दोनों रंग प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति कहलाती है चितकबरा। चितकबरा का तात्पर्य क्या है कि काला रंग, कुछ जगह पर काला रंग दिखाई देगा, कुछ जगह पर सफेद रंग दिखाई देगा। बता नहीं समझ में? तो इस स्थिति में कैपिटल आर भी अपना प्रभाव, ओरिजिनल जो अपना प्रभाव है वह व्यक्त करेगा, और स्मॉल आर भी अपना प्रभाव व्यक्त करेगा। तो एक जगह काला होगा, एक जगह सफेद, इस प्रकार धब्बे प्रकार की जो है त्वचा पाई जाएगी मवेशियों में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 3 मुर्गे हैं, इनमें एक काला है और एक सफेद है। दोनों के मध्य संकरण करवाने पर ये चितकबरा प्रकार का मुर्गा निर्मित होता है। इसमें देखिए आप, कहीं पर काले धब्बे हैं, कहीं पर सफेद धब्बे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति, जबकि दो युग्म विकल्पी जोड़े के सदस्य प्रभावी या अप्रभावी ना होकर F1 पीढ़ी में समान रूप से अभिव्यक्त हों, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? सह प्रभाविता। और अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? दोनों के लक्षण मिश्र होकर एक नई जो है नया लक्षण, मध्यवर्ती प्रकार का लक्षण बनाते हैं। देखिए, मेंडल के नियमों के अनुसार प्रत्येक लक्षण जो है वह एक कारक द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा? कारक के द्वारा। और वह कारक कितने एलील रखता है? 2 एलील रखता है। जैसे कि कैपिटल टी या स्मॉल टी, उसका विपर्यासी लक्षण जो है दूसरे कारक रखेगा। तो ये जो 2 एलील हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि एक कारक किसमें पाया जाता है? जोड़े में, युग्म में 2 पाए जा रहे हैं प्रत्येक के। तो यहां पर विकल्प कितने हैं? युग्म विकल्प कितने हैं? युग्म विकल्पी का मतलब जिसमें एक जोड़े के रूप में विकल्प पाए जाते हों। परंतु मेंडल के नियम के ये जो नियम बताया इन्होंने कि युग्म विकल्पी अवस्था पाई जाती है, इसके अतिरिक्त अपवाद स्वरूप बहुविकल्पता भी पाई जाती है। बहुविकल्पता क्या है? इसका मतलब यदि किसी जीन के 2 से अधिक एकांतरित स्वरूप पाए जाएं, यदि किसी जीन के 2 से अधिक एकांतरित स्वरूप पाए जाते हैं, तो ऐसे जीन बहुविकल्पी जीन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, खरगोश में त्वचा के रंग के लिए 4 एलील जिम्मेदार होते हैं। कितने? 4 एलील। मनुष्य में रुधिर समूह के लिए 3 एलील जिम्मेदार होते हैं। कितने? 3 एलील। ये किस प्रकार जिम्मेदार होते हैं? देखिए, बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? नंबर 1 ए बी तथा ओ, ये 4 प्रकार के जो है रक्त समूह पाए जाते हैं। अब ये जो रक्त समूह होते हैं, इनमें एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर ये रक्त समूह बताए गए हैं। ए नामक जो रक्त समूह होगा, इसमें एंटीजन पाई जाएगी ए, जबकि इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी पाई जाएगी वह होगी इसमें बी में एंटीजन पाया जाएगा बी नामक, जबकि एंटीजन इसमें पाया जाएगा ए नामक। ठीक है। और ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, ए बी तथा बी बी, परंतु एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, जबकि एंटीबॉडी ए तथा बी दोनों पाई जाती हैं। तो इस वजह से ए बी को तो क्या कहते हैं हम? सार्वत्रिक ग्राही, अर्थात यह किसी भी रक्त समूह वाले मनुष्य से रक्त ले सकता है। जबकि ओ कैसा होता है? सार्वत्रिक दाता। ये बातें हम लोग जानते हैं। अब देखिए, बात ये आती है, चूंकि ये 3 एंटीजन की उपस्थिति के कारण ए बी और ए बी, इस आधार पर जो है ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप निकाले गए। ए नामक रक्त समूह
तभी उत्पन्न होगा जबकि जनक में आई ए पाया जाए या आई ओ पाया जाए। देखिए, ये लिखने से पहले एक बार हम देख लें कि 3 प्रकार के एलील होते हैं। वहाँ क्या देखा हमने अभी कि मनुष्य में रक्त समूह कितने एलीलों द्वारा निर्धारित होता है? 3 एलीलों के द्वारा। 2 से अधिक हो गए तो यह स्थिति क्या कहलाती है? बहुविकल्पता। ये एलील कौन से हैं? एक तो आई ए, एक आई बी और एक आई ओ। आई ए तथा आई बी दोनों प्रभावी प्रकार के एलील हैं। कैसे एलील हैं? प्रभावी प्रकार के। जबकि आई ओ अप्रभावी प्रकार का एलील है। अप्रभावी अर्थात ये कब अपना प्रभाव व्यक्त करेगा? जबकि यह समयुग्मजी अवस्था में हो। यदि यह आई ओ होगा तब जाकर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ओ। यदि मान लीजिए आई ए आई ओ इस प्रकार का जीन प्ररूप हो तो इस स्थिति में बताइए कौन सा होगा ब्लड ग्रुप? ए, क्योंकि ओ के ऊपर यह प्रभावी है। यदि आई बी आई ओ होगा तो बी होगा। क्यों? क्योंकि बी प्रभावी है। आई ओ के प्रभाव को यह दबा देता है, इस वजह से ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? बी प्रकार का। तो ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि ए प्रकार के रक्त समूह हेतु 2 प्रकार के कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। या तो आई ए हो अर्थात दोनों प्रभावी एलील उपस्थित हो, या एक प्रभावी एलील उपस्थित हो आई ए आई ओ। बी के लिए कौन से हो सकते हैं? या तो आई बी अथवा आई बी आई ओ। ए बी के लिए आई ए और आई बी। यदि इस प्रकार का संयोजन उपस्थित है आई ए तथा आई बी दोनों मिलकर, तो इस स्थिति में किस प्रकार का रक्त समूह बनेगा? सार्वत्रिक ग्राही या ए बी प्रकार का। परंतु ओ ब्लड ग्रुप के लिए उत्तरदायी कौन होगा? आई ओ, परंतु किस अवस्था में? समयुग्मजी अवस्था में। यदि एलील आई ओ है तो कैसा होगा? वो ओ प्रकार का ब्लड ग्रुप होगा। इतनी बात समझ में आई? इसको उतार लीजिए। देखिए, अब बात ये आती है कि चूंकि इनमें ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन रहेगा, बी में बी एंटीजन रहेगा, ए बी में ए बी एंटीजन रहेंगे और ओ में कोई एंटीजन नहीं रहेगा। तो अब अपने एग्जाम में सवाल कैसा आता है? एग्जाम में सवाल ये आता है कि मान लीजिए जनक जो है, जनक माता ए ब्लड ग्रुप का है और पिता जो है वो बी ब्लड ग्रुप का है, तो इस स्थिति में संतान की किस ब्लड ग्रुप होने की संभावना होगी? तो देखिए, जैसे देखते हैं हम यहाँ पर सवाल क्या है हमारा। जनक में जो नर है उसका ए ब्लड ग्रुप है और माता का बी ब्लड ग्रुप है। तो इस स्थिति में बताइए कौन से एलील होंगे? आई ए आई ओ अथवा आई ए। और यहां पर आई बी आई ओ या आई बी। तो ये जो है कौन कौन से संयुग्मन बन सकते हैं इस स्थिति में? देखिए, आई ए आई बी, ठीक है, और आई ए आई ओ तो ये है ही। मान लीजिए से हम इससे याद करते हैं तो आई ए आई ओ, आई ओ को आई बी से, आई बी आई ओ। देखिए, इसमें हम ऐसा करते हैं कि ये जो एलील है प्रभावी एलील, इसको ना देखकर सीधे ही देख लेते हैं। इसको काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये कौन कौन से एलील चाहिए? आई बी और बी के लिए आई बी आई ओ और ए के लिए
IA IO। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, सीधा देख लेते हैं हम इसको, IA IB तथा IA IO, और यहां पर IB IO, और ये जो है IO IO। AB IA IB तथा IO, चारों प्रकार के संयोजन इसमें पाए जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार के जो है आपको यहाँ पर मिलेंगे। और मान लीजिए B और O के मध्य करवाया जाए तो IB और यहाँ पर IO किस में रहेगा, संयुग्मजीय प्रावस्था में। तो या तो O हो सकता है या इसमें B हो सकता है। ठीक है, यहाँ स्लाइड में देखिए आप, ये जो है रक्त कणिका है, लाल रक्त कणिका, ये जो स्टार दिखा रखे हैं ये तो हो गए एंटीजन। ऊपर की ओर क्या है, ये एंटीजन ए प्रकार का, इसमें बी प्रकार का एंटीजन है। क्यों, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी प्रकार का। ए बी के लिए इसमें दोनों एंटीजन उपस्थित है, ठीक है, और ओ में इसमें कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब इन्होंने बताया कि 3 प्रकार के एलील इस रक्त समूह को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, कौन कौन से, IA IB और IO या I, तो एक 2 से ज़्यादा हो गए। तो यह मेंडल के नियम का अपवाद हो गया। मेंडल ने क्या कहा, विकल्प किसके रूप में पाए जाते हैं, युग्म के रूप में। तो ऐसी स्थिति में कैसे हो गए, ये 3 हो गए। तो ये क्या कहलाता है, बहुविकल्पता। जैसे कि हमने लिखा खरगोश में कितने पाए जाते हैं, त्वचा के रंग के हेतु 4 एलील उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट देखिए बहुप्रभावी जीन। नेक्स्ट देखिए बहुप्रभावी जीन। बहुप्रभावी जीन का हमारा यहां तात्पर्य होगा ऐसे जीन जो कि एक से ज्यादा लक्षणों को, इनको एक से ज्यादा लक्षणों को प्रभावित करें या उन्हें नियंत्रित करें, बहुप्रभावी जीन कहलाते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक जीन कितने लक्षणों को नियंत्रित करता है, एक लक्षण को। जैसे कि कैपिटल आर किसको व्यक्त कर रहा था, किसको व्यक्त कर रहा था, गुलाबी गोल रंग को, सॉरी गोल आकृति को, बीज की गोल आकृति को। जबकि कैपिटल वाई बीज के पीले रंग को नियंत्रित कर रहा था। यानी कि एक जीन जो है वो एक ही लक्षण को नियंत्रित करता है। जबकि यहाँ पर जो स्थिति हम देख रहे हैं कि एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। इसका उदाहरण है, किसी मटर के जो पादप में कोई एक जीन है वह 3 लक्षणों को नियंत्रित करता है। नंबर 1 बीज चोल का रंग, जो सीड कोट होता है, बीज के ऊपर चारों ओर आवरण होता है, उसका रंग किस प्रकार का होगा, पुष्प का रंग किस प्रकार होगा, तथा पत्तियों के कक्ष में लाल धब्बे कभी कभी उपस्थित होते हैं। मटर के पौधे में पत्तियों के कक्ष में लाल धब्बे उपस्थित होते हैं। तो उस लाल धब्बे की उपस्थिति, बीज चोल का रंग और पुष्प रंग, ये तीनों लक्षण एक ही जीन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह जीन कैसा कहलाएगा, बहुप्रभावी जीन। सीधी बात क्या हो गई, एक से ज्यादा लक्षणों को नियंत्रित करने वाला जीन बहुप्रभावी जीन कहलाता है। इसके अतिरिक्त आप इसमें देखेंगे सिकल सेल एनीमिया, जो कि मनुष्य में एक रोग पाया जाता है, इसकी जीन होती है HBS, जबकि सामान्य होती है HBA। ठीक है, यह भी जो है, जब यह HBS उपस्थित होती है तो इस स्थिति में मनुष्य के दूसरे ऊतक व अंगों जैसे फेफड़े, वृक्क तथा हृदय के परिवर्धन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बता रही समझ। यानी कि ना HBS जीन ना कि सिकल सेल एनीमिया रोग उत्पन्न कर रही है, बल्कि हृदय, फेफड़े और वृक्क के परिवर्तन में भी बाधा डाल रही है। तो ऐसी स्थिति में कितने लक्षणों को प्रेरित कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, एक तो रक्त कणिका को सिकल सेल एनीमिया के लिए, और नंबर 2 फेफड़े, वृक्क और हृदय के लक्षणों के लिए एक से अधिक प्रभाव डाल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जीन क्या कहलाएगा, बहुप्रभावी जीन। ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि इसमें जो कणिका होती है, लाल रक्त कणिका RBC, वह हंसिया आकार की हो जाती है। कैसी हो जाती है, हंसिया आकार की है, सिकल शेप्ड। हंसिया को इंग्लिश में बोलते हैं सिकल, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया सिकल सेल एनीमिया। बहुप्रभावी जीन समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम
बहुजीन वंशागति। देखिए अब इधर देखते हैं बहुजीन वंशागति। हमने अभी बहुप्रभावी जीन के लिए क्या लिखा? कि एक जीन होता है और लक्षण एक से अधिक नियंत्रित होते हैं। उस स्थिति में वह जीन कैसा कहलाएगा? बहुप्रभावी जीन। मान लीजिए कि लक्षण तो एक हो, लक्षण तो कोई एक हो, परंतु उसको नियंत्रित करने वाले जीन एक से अधिक हों। ऐसी स्थिति में यह जीन कैसा कहलाएगा? बहुजीन। तथा इन लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण कहलाएगा वंशागति। बहुजीन वंशागति, एक लक्षण और एक से अधिक जीन। तो बहुप्रभावी जीन और बहुजीनी वंशागति, इन दोनों में अंतर समझ में आया? बहुप्रभावी में एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है, जबकि बहुजीन वंशागति में एक लक्षण हेतु एक से अधिक जीन नियंत्रित करते हैं। यह कैसे होगा? अब देखिए स्लाइड में देखते हैं। तो इसके लिए यहां पर आप देख रहे हैं कि मनुष्य जो है अलग अलग लंबाई होती है, किसी कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई बीच का होता है। दिखा दे, जैसे बीच में खड़े कर देते हैं, सबसे छोटा आगे आ जाओ, सबसे लंबा लास्ट में चले जाओ। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लक्षण कौन सा है? एक ही लक्षण है। कौन सा लक्षण है ये? लंबाई का या ऊंचाई का, यानी कि कोई लंबा है, कोई छोटा है। ये जो है एक ही लक्षण को, इस लंबाई के जो लक्षण को कई जीन नियंत्रित कर सकते हैं। इसकी हिस्ट्री के बारे में देखें तो बहुजीन वंशागति को सर्वप्रथम कॉल र्यूटर ने तंबाकू के पादप में देखा। किस पादप में देखा? तंबाकू के पादप में। किसने देखा? कॉल र्यूटर ने। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक लक्षण प्ररूप को नियंत्रित करते हैं। इसके उदाहरण जो है हम देखेंगे, मनुष्य की ऊंचाई है या लंबाई है, अथवा मनुष्य के त्वचा का रंग है। ये भी किसके द्वारा होता है? बहुजीन वंशागति के द्वारा निर्धारित होता है। यहां देखिए, इसके अतिरिक्त मैंने क्या बताया था? त्वचा का रंग। तो कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, जिसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है चेहरे का, वो रंग भी त्वचा के रंग के अनुसार अलग अलग हो सकता है। तो त्वचा का रंग और मनुष्य की ऊंचाई, तो ये दोनों जो लक्षण हैं ये एक ही प्रकार के लक्षण हैं और अलग अलग जीनों के द्वारा निर्धारित हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए ये कोई जो है जनक है जिसमें कैपिटल ए स्मॉल ए, यदि कैपिटल ए और कैपिटल बी और कैपिटल सी उपस्थित है, प्रभावी है, तो इस स्थिति में मनुष्य का जो त्वचा का रंग है वो काला रंग का होगा। कैसे रंग का होगा? काले रंग का। और यदि अप्रभावी रूप में ए बी सी उपस्थित है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो इस स्थिति में जो है वो कैसा होगा? गोरा होगा। ठीक है, या फिर उसका जो त्वचा का रंग है उसमें काला रंग का लक्षण नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि ये जो है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो कैसे हैं ये? प्रत्येक जो जीन है वो किसमें है? विषम युग्मजी प्रावस्था में उपस्थित है। तो इस स्थिति में वो कैसा होगा? ना तो वो ज़्यादा काला होगा, ना वो ज़्यादा गोरा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें जब दोनों के मध्य संकरण करवाया, यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 जीन प्रभावी हैं अर्थात काले रंग के हैं और 3 जीन वाइट हैं या सफ़ेद हैं। तो ऐसी स्थिति में क्यों है ये? क्योंकि ये विषम युग्मजी प्रावस्था में। जब दोनों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो एक जीन प्ररूप तो ऐसा आएगा जिसमें सभी जीन प्रभावी रूप में समयुग्मजी अवस्था में होंगे। है यहाँ पर कैपिटल ए जो है वो समयुग्मजी अवस्था में कैपिटल ए होगा। कैपिटल बी जो है वह समयुग्मजी प्रावस्था में कैपिटल बी होगा। और कैपिटल सी जो है वो समयुग्मजी प्रावस्था में कैपिटल सी
कैपिटल सी होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में वह मनुष्य कैसा होगा, उसके त्वचा का रंग काला होगा। अब यदि जैसे ही हम समयुग्मजीय अवस्था से विषम युग्मजीय अवस्था की ओर तथा अप्रभावी जीन की समयुग्मजीय अवस्था की ओर बढ़ते हैं तो मनुष्य की त्वचा का रंग गोरा होता जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं तीनों जीन कैसे हैं, अप्रभावी हैं, परंतु किस अवस्था में, समयुग्मजीय प्रावस्था में। तो इस समयुग्मजीय प्रावस्था में ये रंग कैसा होगा, इनका गोरा रंग होगा। यहां लिखा है उपयुक्त उदाहरण में मनुष्य की संतति का रंग प्रभावी जीन की तीव्रता के साथ गहरा होता जाता है। मान लीजिए यहां पर क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए रहेगा और स्मॉल बी स्मॉल सी रहेगा। प्रभावी जीन कौन सा है, सिर्फ एक, कौन सा, कैपिटल है। तो इस स्थिति में यह पहले वाले की तुलना में थोड़ा काला होगा। दूसरे में आप देख रहे हैं कि कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल सी रहेगा। कितने विषमयुग्मजीय जीन आ गए, 2। इस स्थिति में पहले वाले से तुलना में और काला हो जाएगा। अगली में देखें तीनों के तीनों जो जीन है वो विषमयुग्मजीय प्रावस्था में आ गए, अर्थात अपना अपना थोड़ा थोड़ा प्रभाव व्यक्त करने लग गए। तो यह प्रावस्था जो है जनक के समान होगी। जनक भी तो कैसा है, उनका जो रंग है वो मान लीजिए काले और गोरे के बीच का है, तो यह स्थिति जनक के समान रहेगी। अगले वाले में फिर वही विषमयुग्मजता जो है अब प्रभावी जीन की समयुग्मजता में बदलती जा रही है। कैपिटल ए किसमें बदल जाएगा, कैपिटल ए में, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर इस तरीके से कैपिटल बी हो जाएगा और लास्ट में सी भी प्रभावी जीन के रूप में कैपिटल सी हो जाएगा। इस स्थिति में क्या देख रहे हैं हम कि जैसे ही प्रभावी जीन की समयुग्मजता की ओर बढ़ रहे हैं तो मनुष्य की त्वचा का रंग कैसा होता जा रहा है, काला, और अदरवाइज कैसा है वो, गोरा। तो ये जो है कि बहुजीन वंशागति में प्रभावी जीन की अलग अलग संख्या के कारण लक्षण प्ररूप के कई मध्यवर्ती रूप प्राप्त हो जाते हैं। कितने जीन यहां पर कर रहे हैं, लक्षण क्या है, 1, मनुष्य का काला होना या गोरा होना। जीन कितने भाग ले रहे हैं, 3 जीन, 3 भाग ले रहे हैं, तो 1 से अधिक हो गए, लक्षण कितना, 1, तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुजीन वंशागति। समझ में आया, इसे भी उतार लो आप, इससे पहले वाला उतार लो। नेक्स्ट देखते हैं हम, उसे उतारना है, इससे आगे वाली उतारना है, जल्दी कीजिए। बहुजीन वंशागति में लक्षण प्रारूप की तीव्रता जीन की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, अब ये वाला उतार लो। चलिए अब इधर देखते हैं हम लोग। देखिए इसके पश्चात चूंकि मेंडल तथा मेंडल के नियमों के अपवादों का हमें पता लग चुका है, अब हम बात करते हैं आनुवांशिकी का गुणसूत्रीय सिद्धांत। आगे होने वाली जो सभी खोजें थी उनके आधार पर यह पता लगा कि कारक वास्तव में जीन होते हैं तथा जीन गुणसूत्रों पर व्यवस्थित रहते हैं। इस पर व्यवस्थित रहते हैं, गुणसूत्रों पर। तो सट्टन तथा बोवेरी ने अपना एक गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। इनके अनुसार गुणसूत्र पर जीन उपस्थित रहते हैं और जीन ही वास्तव में कारक हैं जो कि लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ये जो है गुणसूत्र, इस गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में जीन उपस्थित होते हैं और ये गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, जोड़ों में। गुणसूत्र जोड़े के रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसे हमारे शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 क्रोमोसोम या 46 गुणसूत्र। 46 में से 23 पाए जाते हैं
ठीक है, यानी कि 23 प्लस 23। इनमें से एक एक तो लिंग गुणसूत्र होते हैं, जैसे कि नर में रहेगा एक्स वाई, जिसके बारे में अभी हम बातें करेंगे। तो 22 प्लस एक लिंग गुणसूत्र, अर्थात टोटल कितने हो गए 44 प्लस 2 लिंग गुणसूत्र हो गए 44 प्लस एक्स वाई। तो इस स्थिति में कितने हो गए ये 46। मादा में 44 प्लस एक्स एक्स हो जाएगा, तो ये 46 हो जाएगा। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो गुणसूत्र हैं 46 गुणसूत्र जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं, युग्म के रूप में पाए जाते हैं, 23-23 के जोड़े में पाए जाते हैं। तो यह किसने बताया, सटन तथा बोवेरी ने। जबकि मेंडल भी इस बात को बता चुके थे। मेंडल ने क्या कहा था कि जोड़े के रूप में एलील रहते हैं। एलील किसके रूप में रहते हैं, जोड़े के रूप में। तो यह जो बात है रिलेट करती है सटन तथा बोवेरी की। सटन बोवेरी ने बताया कि ये जो गुणसूत्र जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, ये जोड़े के रूप में उपस्थित गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के समय या युग्मक निर्माण के समय अलग अलग हो जाते हैं। युग्मकों में कैसे जाते हैं, अलग अलग। जैसे ये एक्स एक्स है, इसमें एक जोड़ा है, परंतु अर्धसूत्री विभाजन समय क्या हो जाएंगे, दोनों अलग अलग। तो मेंडल ने क्या कहा था कि युग्मक पृथक हो जाते हैं। तो यह बात उनसे भी रिलेट करती है, बिल्कुल करती है ना। सटन बोवेरी ने कहा कि जो गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं ये अर्धसूत्री विभाजन के समय अलग अलग हो जाते हैं। और यही बात किसने कही थी, मेंडल ने, कि युग्मक निर्माण के समय कारक जो हैं अलग अलग हो जाते हैं तथा अलग अलग युग्मकों में अलग अलग प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये सटन तथा बोवेरी के जो आनुवांशिक के गुणसूत्रीय सिद्धांत था, इसमें जो इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया वो हम यहाँ देख लेते हैं स्लाइड में। यहाँ पर सटन व बोवेरी ने मेंडल के कारकों तथा गुणसूत्रों में समानताएं बताते हुए यह अपना सिद्धांत दिया था, गुणसूत्रीय सिद्धांत। पहला पॉइंट इसका क्या कहता है कि जीवों के कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र समान जोड़े में पाए जाते हैं। कैसे होंगे वो, समान। जबकि लिंग गुणसूत्रों के जोड़े अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि एक्स वाई असमान हो गए, एक एक्स है और एक वाई है। और मादा में परंतु लिंग गुणसूत्र कैसे पाए जाते हैं, समान, एक्स एक्स दोनों समान है, एक एक्स दूसरा भी एक्स। तो इन्होंने कहा कि लिंग गुणसूत्र को छोड़ के इन्होंने कहा कि कायिक कोशिकाओं में तो सभी गुणसूत्र समान जोड़े में पाए जाएंगे। यही बात मेंडल ने कही थी कि कारक जो है जोड़े में पाए जाते हैं। यहाँ इन्होंने कहा कि बारहवीं पीढ़ी के आनुवांशिक घटक के रूप में नर व मादा युग्मक अपना समान योगदान देते हैं। अर्थात आधे जीन तो कहाँ से आएंगे, नर से, और आधे जीन मादा से। जो एक संकरण तथा द्विसंकरण था मेंडल का, वो भी इसी प्रकार का था। उसमें भी आधे गुण कहाँ से आ रहे थे, जनक से, और आधे गुण तो जनक पिता से आ रहे थे और आधे गुण जनक माता से आ रहे थे। इन्होंने भी वही बात कही है कि जो नर व मादा युग्मक अपना समान योगदान देते हैं। नंबर 3, जोड़ीदार गुणसूत्र अर्धसूत्री विभाजन के समय अलग हो जाते हैं तथा प्रत्येक युग्मक में जोड़े का एक सदस्य उपस्थित रहता है। मेंडल ने भी वही बात कही जिसके बारे में अभी बात की मैंने। अर्धसूत्री विभाजन के समय विभिन्न प्रकार के समान गुणसूत्र स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं तथा अपनी पहचान व बनावट पूरे जीवन चक्र में बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त ये जो संपूर्ण सिद्धांत है, सटन बोवेरी ने इस बात के ऊपर कहा था कि जो जीन है वो गुणसूत्रों पर अपनी विशिष्ट इकाई के रूप में उपस्थित रहते हैं। अर्थात जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर। जीन क्या करते हैं, लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जबकि मेंडल ने क्या कहा था कि कारक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो ये जो है सटन व बोवेरी का गुणसूत्रीय सिद्धांत आपके सिलेबस में है ये पूरा। देखिए, मोंटगोमेरी नाम के एक वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक तो होते हैं ऑटोसोम, और दूसरे होते हैं हेट्रोसोम्स। ऑटोसोम ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो कि कायिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, जबकि हेट्रोसोम ऐसे गुणसूत्र होते हैं
जो कि लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। तो ये बात मॉन्टगोमेरी ने सर्वप्रथम बताई। इसके पश्चात मैकक्लंग ने टिड्डे में लिंग गुणसूत्र की खोज की। तो आपके एग्जाम में यदि आए कि लिंग गुणसूत्र की खोज किसने की, तो क्या लिखेंगे आप? मैकक्लंग ने। एक्स गुणसूत्र की खोज की हैनकिंग ने। देखिए, अब मॉन्टगोमेरी ने क्या बताया था कि दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, ऑटोसोम्स और हेट्रोसोम्स, जबकि सटन-बोवेरी ने क्या बताया कि गुणसूत्र जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। एक गुणसूत्र ये हो गया और एक गुणसूत्र ये हो गया। तो ये जो दोनों जो है आपस में एक दूसरे के जोड़े के रूप में पाए जा रहे हैं। तो इनमें से जैसे गुणसूत्र की बात करें हम, यहाँ पर मनुष्य के 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र जो है वो लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो 2 और 44 कैसे हो जाएंगे? कायिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। 44 और 2 46 क्रोमोसोम हो गए। अब बात ये आती है कि बाकी के जो 2 लैंगिक क्रोमोसोम है वो कौन से क्रोमोसोम है? एक एक्स और एक वाई। मनुष्य में यदि एक्स एक्स 2 बार उपस्थित है, 2 बार एक्स एक्स उपस्थित है, तो इस स्थिति में संतति मादा होगी। संतति कैसी होगी? मादा। यदि x के साथ y उपस्थित है तो संतति नर प्रकार की उत्पन्न होगी। कैसी उत्पन्न होगी? नर प्रकार की। तो यह स्थिति किसमें पाई जाती है? मनुष्य में। यदि एक्स एक्स होगा तो मादा और एक्स वाई होगा तो नर। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसमें एक्स किस प्रकार है? समयुग्मजीय अवस्था में। कैसा है? समयुग्मजीय, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। और एक्स वाई विषमयुग्मजीय अवस्था में। इस स्थिति में चूंकि एक्स वाई नर उत्पन्न करता है और एक्स एक्स मादा उत्पन्न करता है, समयुग्मजीय अवस्था में मादा और विषमयुग्मजीय अवस्था में नर की उत्पत्ति होगी। परंतु पक्षियों में क्या होता है? विपरीत होता है। वहां पर एक्स वाई न होकर जेड डब्ल्यू होता है। लैंगिक गुणसूत्र कौन से होते हैं? जेड तथा डब्ल्यू। यदि जेड समयुग्मजीय अवस्था में उपस्थित है तो वह क्या हो जाएगा? नर। इस स्थिति में नर प्रकार का पक्षी या मधुमक्खी निर्मित होगी। और यदि जेड डब्ल्यू विषम युग्मजीय अवस्था में है, चूंकि जेड तो कैसा होगा? मादा प्रकार। तो यह आपके एग्जाम में यदि आता है कि पक्षियों में यदि जेड जेड प्रकार का लिंग गुणसूत्र उपस्थित है तो नर उत्पन्न होगा या मादा संतति, तो आप क्या कहेंगे? नर। क्योंकि अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मनुष्य में समयुग्मजीय अवस्था में तो वह नर है, जबकि यहाँ पर क्या है? वो इसमें ये यहाँ पर मादा है। एक्स एक्स क्या है? समयुग्मजीय अवस्था में मादा है और यहाँ पर कैसा हो जाएगा? नर हो जाएगा। ठीक है, इसको बना लिया। तो आपके सिलेबस में था पक्षियों व मधुमक्खियों तथा मनुष्य में लिंग निर्धारण। तो ये बात आ गई समझ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिंग सहलग्न वंशागति। देखिए बेटा, कुछ जो जीन होते हैं
किस पर व्यवस्थित होते हैं सभी जीन? गुणसूत्रों पर। और हम यह जानते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन के समय जीन विनिमय होता है। कौन सी प्रावस्था में होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन की प्रोफेज फर्स्ट में कौन सी उपप्रावस्था होती है? पैकाइटिन। कौन सी? पैकाइटिन। पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो उस प्रावस्था में ये जीन विनिमय होता है। जीन विनिमय क्या होता है? मान लीजिए एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, गुणसूत्र जो है। इन दोनों में यदि जीन विनिमय होगा तो जीन विनिमय को क्या कहते हैं हम? गुणसूत्रीय भागों की अदला बदली। तो यहां पर कंडीशन क्या उत्पन्न होगी? यहां पर आप देखिए, यदि दोनों गुणसूत्रों के जो भाग हैं, कुछ भाग इसका टूटकर इसके साथ लग गया और कुछ भाग इसका टूटकर इसके साथ लग गया, इस स्थिति में क्या हुआ? बी नामक क्रोमोसोम पर जो जीन थे वह अब मिश्रित हो गए, एक गुणसूत्र के साथ जुड़ गए। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ए और बी के दोनों के भागों की अदला बदली हो गई। इसको क्या बोलते हैं हम? जीन विनिमय। परंतु कभी कभी यह होता है कि जीन विनिमय जो है ये दूर दूर उपस्थित जीनों पर हुआ है। ठीक है, दूर दूर पर उपस्थित हुआ है। तो मान लीजिए ये जो जीन है, ये जो है ब्लैक वाले, इन पर उपस्थित जीन कभी कभी ऐसा होता है कि ये हमेशा गुणसूत्र पर सहलग्न रहते हैं। इस स्थिति को कहते हैं सहलग्नता। गुणसूत्रों पर जीनों की बने रहने की स्थिति क्या कहलाती है? सहलग्नता। ऐसे जीन जो साथ साथ रहकर वंशागति में भाग लेते हैं या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं, कैसे जीन कहलाते हैं? सहलग्न जीन। गुणसूत्रों पर साथ साथ रहकर साथ साथ वंशागत होते हैं। ऐसे जीन क्या कहलाएंगे? सहलग्न जीन। अब ये बात बताओ मुझे, ये जीन लगे हुए हैं ए बी सी डी ई, तो आपस में साथ रहने की जो प्रवृत्ति है वो कैसे होगी? दूर दूर उपस्थित वालों में साथ रहने की प्रवृत्ति होगी या पास पास वालों में? पास पास वालों में। तो जितने जीन पास पास उपस्थित होंगे उतने ही उनमें सहलग्नता अधिक होगी। ठीक है, और उतना ही जीन विनिमय कम हो जाएगा। जीन विनिमय कम हो जाएगा। तो यहां पर हम एक नियम दे दें, सहलग्नता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीन विनिमय। जहां सहलग्नता ज्यादा होगी वहां जीन विनिमय कम होगा, जहां जीन विनिमय ज्यादा होगा वहां सहलग्नता कम होगी, यानी कि विपरीत होगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रम रूप से। इतनी बात समझ में आई? देखिए, कुछ जीन तो कायिक गुणसूत्रों पर सहलग्न रहते हैं, अर्थात साथ साथ वंशागत होते हैं, जबकि कुछ जीन लिंग गुणसूत्रों पर वंशागत होते हैं, लिंग गुणसूत्रों पर साथ साथ रहते हैं। लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हैं? एक्स और वाई। यदि एक्स और वाई गुणसूत्र पर जीन सहलग्न रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएं तो इस प्रकार की वंशागति कहलाती है लिंग सहलग्न वंशागति। ठीक है, इसमें आप एक बात नोट कर लीजिए। देखिए, ये तो हो गया मादा का, ये हो गया नर का। नर का एक्स गुणसूत्र, लिख लीजिए इस बात को,
कि नर का एक्स गुणसूत्र सदैव पुत्री में जाता है, पुत्री में वंशागत होता है। एक्स गुणसूत्र किसमें, नर का एक्स गुणसूत्र किसमें जाएगा, पुत्री में। अब चूंकि मादा में तो एक्स और एक्स दोनों गुणसूत्र पाए जाते हैं समयुग्मजीय अवस्था में, तो नर का निर्धारण कौन कर रहा है, नर का निर्धारण कर रहा है वाई गुणसूत्र। यदि वाई गुणसूत्र साथ में है तो इसका मतलब वो क्या होगा, नर होगा। और यदि वाई गुणसूत्र अनुपस्थित है और उसकी जगह एक्स गुणसूत्र है तो यह स्थिति क्या कहलाएगी, मादा। ठीक है। अधिकतर जो रोग हैं या अधिकतर रोग से संबंधित जो भी लक्षण हैं वो लक्षण एक्स सहलग्न होते हैं। कैसे सहलग्न होते हैं, एक्स गुणसूत्र पर सहलग्न होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है हम यहाँ पर वर्णांधता से देख लेते हैं। एक रोग होता है वर्ण अंधता। वर्ण अंधता में व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, और इसकी खोज की थी हॉर्नर ने। इसने खोज की थी हॉर्नर ने। जो वर्णांधता का जीन है वह एक्स गुणसूत्र पर, किस गुणसूत्र पर, एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी रूप में उपस्थित रहता है। अप्रभावी का मतलब क्या हुआ कि यदि वह समयुग्मजीय अवस्था में होगा, किस अवस्था में, समयुग्मजीय अवस्था में, तब तो वह अपना प्रभाव व्यक्त कर देगा, अन्यथा विषम युग्मजीय अवस्था में वह अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करेगा। ठीक है। तो ये जो बात है ये आप लोग लिख लीजिए कि वर्णांधता की खोज हॉर्नर के द्वारा की गई। बाकी इसको हम अगली कक्षा में देखते हैं। ठीक है।